हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट विलेजर्स। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको 1 मार्च से थी स्टार्ट कर रहा हूँ DSSC की। तो दोस्तों आज 1 मार्च को सुबह 8 बजे मैं ये वीडियो डाल दूँगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। उससे पहले बता दूँ कि आप बता देना कमेंट में लिख के कि आपको डेली वीडियो चाहिए PYQ की, या हफ्ते में 3 दिन चाहिए, या 1 दिन चाहिए, या 2 दिन चाहिए, ठीक है ना। आप नीचे कमेंट में लिख देना और ये भी बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई कमी हो तो कमी बताना, अच्छा ही हो तो अच्छा ही बताना, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और प्रत्येक बंदा जो भी देख रहा है वो 3 बंदों को ज़रूर शेयर करना। मैं आपके लिए ऐसे ही DSSC PYQ के क्वेश्चंस लाता रहूँगा। यदि आप DSSC की तैयारी कर रहे हैं और एक सीरियस छात्र हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। आप यदि सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। ये जो क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं जो कि बेलिफ एग्जाम हुआ था 21 फरवरी 2026 को, उसका 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं उस एग्ज़ाम का, ठीक है ना। 20 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, और इतना मेरे चैनल पर रीच है नहीं है कि मैं एक डेढ़ घंटे की वीडियो डाल दूँ। मैं तो पूरा भी डाल देता, लेकिन फिर रीच नहीं आते हैं, वीडियो आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, फिर मैं आपको 40 क्वेश्चंस की वीडियो भी लाया करूँगा। उसके बाद में मैराथन भी लाया करूँगा 200, 250, 300 क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदानों की कौन सी विशेषता है। तो ये ऑप्शंस हैं दोस्तों। धीमी गति से बहने वाले बारामती नदियों द्वारा निर्मित विस्तृत मैदान, बड़ी डेल्टा, हल्की ढलान, छोटी तीव्र नदी से बहने वाली नदियों द्वारा निर्मित मुहानों की सक्रिय तटीय मैदान। तो दोस्तों ये सही है, ये सही है। सी क्यों सही है कि ध्यान रखना, वेस्टर्न वो होते हैं, घाट होते हैं, वेस्टर्न घाट। मैं आपको एक जैसा मानचित्र बना के दिखाता हूँ मैं। ये जो वेस्टर्न घाट है ना, जो इधर अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं इधर, वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। एस्चुरी मतलब मुहाने, ठीक है। और जो एस्चुरी द्वारा निर्मित होती हैं, लेकिन जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी बे ऑफ वे इधर साइड गिरती हैं, देखो इधर साइड जिधर बंगाल है, बंगाल की खाड़ी तरफ, वो किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम बाजार में श्रम की मांग के लिए कौन सा समूह जिम्मेदार है। तो मैं आपको बता दूं, जो श्रम मार्केट है उसमें जो श्रम की मांग मतलब लेबर की जरूरत किसको होती है, किसी फर्म को या किसी कंपनी को, किसी ठेकेदार को, आप ऐसा कह सकते हैं। तो दोस्तों ट्रेड यूनियन को नहीं होगी, किसको होगी, सरकारी कल्याण एजेंसियों की भी नहीं होगी, फर्म या नियोक्ता को होगी। ध्यान रखना, फर्म या नियोक्ता को होगी, ठीक है ना, क्योंकि फर्म या नियोक्ता को ही श्रम की मांग पड़ती है। और जो श्रम उपलब्ध करवाता है वो कौन करवाता है, परिवार करवाता है, ठीक है ना। कौन करवाता है, श्रम परिवार करवाता है, जो कि श्रम की आपूर्ति करता है। और जरूरत किसे पड़ती है, जो फर्म है, कंपनी है, नियोक्ता, ठेकेदार है, उनको जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण 1987, ध्यान रखना ये पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऐसे ही पूछ लेगा। अंतर्गत अदालत द्वारा दिया गया निर्णय किसके समान माना जाता है। केवल अनुशंसात्मक मूल्य वाली सिफारिश, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय में अपील योग्य अंतरिम आदेश, सी नियमित न्यायालय की स्वीकृति पर निर्भर सलाहकारी राय, डी वाणी न्यायालय की डिक्री और अंतिम पक्षकारों पर बाध्य। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, दीवानी न्यायालय की डिक्री और अंतिम तथा पत्रकारों पर बाध्यकारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में शुरू हुआ, यह किस मुद्दे से संबंधित था। तो दोस्तों ये था तिनकटिया, इसे तिनकटिया आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है ना। और अहमदाबाद मिल जो अहमदाबाद मजदूरों में हुआ था, जो मजदूर मिल आंदोलन हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है। तिनकटिया कहते हैं क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा ना जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी किसानों पे कि आपको इतना होना है, और वो उससे परेशान थे क्योंकि नील की खेती से भूमि दिन पे दिन बंजर होती जाती थी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और दोस्तों जो तिनकठिया आंदोलन में जो गांधी जी को बुलाने गया था वो एक किसान था, राजकुमार शुक्ल नाम का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा भाई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा तथा भारतीय श्रम और जनसंख्या की आंकड़े के अनुसार कार्यशील जो वो है आयु वर्ग वो कितना है, 15 से 59। कितना है, 15 से 59, ध्यान रखना। और आप सभी मुझको बताएंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो हेडक्वार्टर है ना वो कहाँ पे है, कमेंट में लिख के जरूर बताएंगे। पाँचे में बताएंगे कि आप पाँचे में सब इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे आप बताइएगा, बिना गूगल पे सर्च किए, यदि आपको पता है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। संतुलित विनिमय दर किस स्थिति में निर्धारित होती है? ये कह रहा है संतुलित विनिमय दर, तो आप सीधा सीधा अनुमान लगा सकते हैं या सीधा सीधा तुक्का भी लगा सकते हैं। मैं तो कह सकता हूँ कि विदेशी मुद्रा की मांग बराबर विदेशी मुद्रा की आपूर्ति को ही क्या कहते हैं, संतुलित विनिमय दर कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 क्या कहता है हमसे, ठीक है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 55 है वो राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति से संबंधित है, ठीक है ना। किससे संबंधित है, राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति से संबंधित है। और चुनाव कैसा होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संख्या प्रणाली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग संघ की कार्यपालिका की शक्ति एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन से संबंधित है? तो भाग 5 कौन सा है, भाग 5 कौन सा है, भाग 5, ठीक है। भाग 5 में कौन कौन आते हैं आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और संघ की कार्यपालिका की शक्तियों का वर्णन है, और ये इनके अंतर्गत आते हैं। नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में अन्य उत्पादों की कारकों को स्थिर रखते हुए श्रम की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से उसमें कुल उत्पादन जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं श्रम का सीमांत उत्पाद। क्या कहते हैं? श्रम का सीमांत उत्पाद। अन्य कारक स्थिर रहते हैं और श्रम की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन में जितनी वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राजनीतिक मानचित्र पर कौन से राज्य सबसे पश्चिमी भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हैं? सबसे पश्चिमी, ध्यान रखना, सबसे पश्चिमी गुजरात है। कौन है सबसे पश्चिमी राज्य? जो गुजरात है। पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। आप ऐसे करोगे, यूं करके यूं है, तो यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे राजस्थान है, फिर यहाँ पे गुजरात है, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र है, ठीक है ना। तो गुजरात है, गुजरात का भी कौन सा जिला है सबसे पश्चिमी? कच्छ। कौन सा है? कच्छ जिला, ठीक है। सबसे पश्चिमी पूछे तो गुजरात है, और सबसे पश्चिमी अगर शहर पूछे तो गुजरात का कच्छ, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। पूर्ण प्रतियोगिता यानी पूरा कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन होता है कि विभिन्न फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं कैसी होती हैं? भाई जब पूरा कंपटीशन होगा तो वस्तुएं समान होंगी, ठीक है ना, समरूप और समान होंगी। कैसी होंगी? समरूप और समान। भाई कंपटीशन कब होगा कोई चीज़ पे? जब एकदम समरूप होगी, समान होगी। जैसा कि आप तैयारी कर रहे हैं DSSP की, भाई ध्यान रखना। तो पूरी आप मान लो किसी पोस्ट 20 पोस्ट निकली हुई है, मान लो जल विभाग में, मान लो आप ऐसे मान लो जल विभाग में इंजीनियरिंग 20 पोस्टें, तो दोस्तों वो समरूप और समान है। कैसे समान है? मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप लगोगे, चाहे कोई और लगेगा, चाहे 16 साल, चाहे 18 साल का लगेगा, मतलब 18 से लेके 27 तक होती है ना, चाहे 20 साल का लग, चाहे 22 साल का लग, चाहे राम नाम का लग, चाहे श्याम का नाम का लग, उसको वेतन भत्ते और सब चीज़ समान मिलेगी ना। तो इस हिसाब से भाई दोस्तों, ठीक है ना, समरूप और समान। जब वहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन होता है ना, तो वहाँ पे वस्तु कैसी होती है? समरूप और समान, मतलब, ठीक है, समरूप और समान होती हैं। जब एक ही फर्म के द्वारा वस्तु बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? मोनोपोली कहते हैं। मतलब एक ही फर्म करेगी, कि आप जाते हैं, जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना कि मेडिकल पे दुकान, यही मेडिकल है, इस पे ही मिलेगी दवाई, किसी और पे नहीं मिलेगी, तो वो मोनोपोली हो जाता है, ठीक है ना। ये मैंने छोटा उदाहरण लेके बताया, लेकिन बड़े बड़े उदाहरण होते हैं, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता आपने पढ़ लिया, अलग अलग कीमतों पर बेची जाने वाली वस्तु। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फर्मों में मूल्य ग्राही होती है, इसलिए कीमत समान होती है, ध्यान रखना। पूर्ण प्रतियोगिता है तो कीमत भी समान होंगी, कि भाई वो 5 की दे रहा तो ये भी 5 की देगा,
बस उसमें ये रहता है कि हमारी चीज़ें ज़्यादा बिकें कि उसकी चीज़ें ज़्यादा बिकें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1855-56 के संताल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे भाई साहब? ये तो फेमस क्वेश्चन है और आपको आना भी चाहिए दोस्तों कि सिद्धू और कान्हू थे। कौन थे? सिद्धू और कान्हू, जो कि 1855-56 के संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किया। सिद्धू और कान्हू। कौन थे? सिद्धू और कान्हू। जबकि टीटू मीर और निसार अली ये बंगाल क्षेत्र में हुए अन्य किसान आंदोलन से क्या थे? संबंधित थे। ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे टीटू मीर और निसार अली के बारे में पूछ ले। बिरसा मुंडा झारखंड के, आप सभी को पता है, बिरसा मुंडा उगलू खान आंदोलन जो कि 1899 या 1900 में हुआ था, उस आंदोलन के नेता थे, ठीक है ना। और यह है अल्लूराम सीताराम रामजू और गम्मल्लू डोरा, ये रंपा विद्रोह जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ था, से संबंधित थे। ध्यान रखना, आपसे नेक्स्ट शिफ्ट जो आएंगी MTS की हैं, जो फरवरी में, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 3 महीने एग्जाम चलेगा। रंपा विद्रोह पूछ सकता है, बिरसा मुंडा पूछ सकता है, जो भी आदिवासी आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, जो भी हुए हैं, आप इस टॉपिक को एक बार पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि भाई मैं करा दूँ तो मैं करा दूंगा, लेकिन आप एक बार पढ़ लीजिए इनको पूरा, ठीक है ना, तब आइएगा आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के साथ कौन से दो देश स्थल और समुद्री दोनों सीमा को साझा करते हैं? ध्यान रखना, एक क्या कह रहा है कि 2 देश चाहिए हमको, 2 देश चाहिए जो भूमि भी साझा करते हैं और समुद्र सीमा भी साझा करते हैं, दोनों चाहिए। देखो भाई, बांग्लादेश और म्यांमार, बांग्लादेश और म्यांमार ये दोनों ही करते हैं, क्योंकि नेपाल और भूटान तो ऊपर है, ये सिर्फ स्थल सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान स्थल सीमा साझा करते हैं, और चीन और श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका जल स्थलीय सीमा साझा नहीं करता, जबकि चीन स्थलीय सीमा साझा करता है। ध्यान रखना, ठीक है ना। आप गौर से देख लीजिए अब एग्जाम्पल्स को, ठीक है। बंगाल की खाड़ी से साझा करते हैं, नेपाल और भूटान केवल स्थलीय सीमा है, पाकिस्तान, भूटान, चीन और श्रीलंका, चीन के साथ केवल स्थल सीमा है, जबकि श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। 13 तक कर लिया था हमने, 13 तक कर ली, 14वां क्वेश्चन देखिए आप। BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP फुल फॉर्म भी आती है। में घाटों को पूरा करने के लिए किस प्रकार के लेन देन के लिए किए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा समायोजक लेन देन। क्या होगा? समायोजक मतलब एकोमोडेटिंग लेन देन, समायोजक लेन देन, ठीक है ना। क्योंकि स्वायत्त लेन देन जो है ये लाभ व्यापारिक उद्देश्य से स्वतः होते हैं, घाटा संतुलित करने के लिए नहीं। जो स्वायत्त लेन देन होते हैं वो खुद के लाभ के लिए होते हैं। चालू खाता और पूंजी खाता में लेन देन के लिए भुगतान संतुलन घटते हैं, लेकिन विशेष रूप से घाटा बनने के लिए नहीं होते। त्रुटियां और सूचक ये केवल सांख्यिकीय अंतर को दर्शाते हैं। समायोजक लेन देन जो है संतुलन के घाटे और अधिशेष को संतुलित करने के लिए किए जाते हैं, जो विदेशी मुद्रा के भंडार का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप। भारत के इतिहास में किस रियासत में यह निर्णय लेने के लिए जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट कराया गया कि वह भारत में शामिल होगा या पाकिस्तान में? तो पहले तो आप ये प्लेबिसाइट याद रखिए, जनमत संग्रह, ये इंग्लिश में आता है, डिटेलोजी में कई बार आ चुका है इंग्लिश में 1 वर्ड के रूप में। अब इसका उत्तर है जूनागढ़। जूनागढ़ क्यों है? क्योंकि 1947 में जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा की थी, जबकि अधिकांश जनसंख्या हिंदू थी। जब हिंदू जनसंख्या है पाकिस्तान में, उसने विलय होने की घोषणा की, तो ऐसा हो कैसे सकता है? क्योंकि जो अधिकांश जनसंख्या वाले लोग हैं वे कहेंगे कि भाई हम जैसी भाषा बोलते हैं हम अपने उसमें ही रहेंगे, अपने कौम में ही रहेंगे। ये सिस्टम था पहले। तो बाद में 1948 में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें नेता ने भारी बहुमत से भारत में विलय का समर्थन किया गया। जनमत संग्रह एक तरह से मान लो आप चुनाव कराया गया, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। मणिपुर का भारत में विलय जो हुआ था, विलय पत्र के माध्यम से हुआ था। भोपाल के नवाब में प्रारंभ में विलय का विरोध किया, परंतु बाद में समझौते के तहत भोपाल का विलय हुआ था, जनमत संग्रह से नहीं। मैसूर राज्य ने अपनी स्वेच्छा से भारत में विलय किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 पे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं बस। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ब्रह्म समाज के संस्थापक, ध्यान रखना, एक टॉपिक मैंने पहले बताया था आदिवासी जनजातीय आंदोलन, और एक अब बता रहा हूँ कि जितने भी समाज हैं, समाज सुधारक हैं, उनके द्वारा जो संस्थाएं स्थापित की गई हैं उनको आप मुंह जवानी रख लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन से आते हैं और डेट भी आती है।
सती प्रथा भी आता है, उससे वायसराय, लॉर्ड मिंटन और जो भी है ना, ये सब आते हैं, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये किसने किया था? ये किया था राजा राम मोहन राय ने। ये फेमस क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय ने। और जो ज्योतिराव फुले हैं, ये सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, सुधारों के लिए कार्य किया, परंतु ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे, ठीक है ना। और 1873 में, नहीं सॉरी 1873 में इन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक स्कूल, बालिकाओं के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब की थी? 1828 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना ब्रह्म समाज स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की। और भी हैं, आप याद कर लीजिएगा, टॉपिक जाइएगा समाज सुधारक और याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर समझ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 कब हुआ? 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी 1857 की क्रांति एक प्रमुख प्रशासनिक कारण था। प्रशासनिक कारण क्या था, का परिणाम क्या था? तो ये था भाई, क्योंकि 1858 में जो रानी एलिजाबेथ थी, उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर देगा और सत्ता को ब्रिटिश क्राउन के हस्तांतरण कर देगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर देगा और शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, ठीक है। 22 का मतलब क्या जाएगा कि तत्काल शुरुआत पूरे देश में स्वतंत्रता के बाद लागू हुई, 1857 के बाद नहीं हुई थी। जबकि ब्रिटिश शासक प्रांतों में पूर्ण शास्त्र प्रदान करना 1857 के ब्रिटिश नियंत्रण और अधिक मजबूत हुआ, पूर्ण स्वायत्त नहीं दी गई, ठीक है ना। और निर्वाचित विधानसभा ऐसी व्यवस्था बहुत बाद में थी, 1857 के बाद तुरंत प्रावधान कोई नहीं था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें क्वेश्चन के पास। भारत का संविधान भाग 5 जो कि संघ सरकार से संबंधित है, आर्टिकल 52 से 151 तक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद और सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका ETC आते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था, ये ऊपर भी क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। भाग 6 राज्य जो है भाग 6 से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन भाग 9 और 9 थे, ठीक है ना, 1973 और 74 याद होगा आपको। केंद्र शासित प्रदेश जो है भाग 8 से संबंधित है। भूमि के तीव्र ताप से गर्म और आर्द्र वायु ऊपर उठकर संघनित होती है, जिस कारण से कौन सी वर्षा होती है? तो ध्यान रखना, संवहनीय वर्षा होती है। कौन सी होती है? संवहनीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा कब होती है? जब वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मिल जाते हैं, ठीक है। संवहनीय वर्षा मैंने आपको बता दी। पर्वतीय वर्षा जब होती है, जब घटाएं पर्वतों से टकराकर वहाँ पे बारिश होती है, ठीक है ना। जब आर्द्र वायु पर्वत मतलब घटाएं। चक्रवाती आप जानते हैं, चक्रवात के कारण निम्न दाब क्षेत्र के कारण होते हैं, जो बड़े पैमाने पर घूमने से उत्पन्न होते हैं, आपको पता ही है, साइक्लोन, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके, उसके बाद में खत्म करते हैं वीडियो को। संविधान के 48A, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 48A की बात कर रहा है। तो 48A जो है राज्य के पर्यावरण की स्थिति सुरक्षा में सुधार, राज्य के निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। जबकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 51 है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए अनुच्छेद 39A है। और आर्टिकल 40 यह राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के तत्वों में शामिल करता है, ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में। तो आप मुझको बताइएगा, क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आर्टिकल जो 44 है, थोड़ा चल नहीं रहा है, आप वैसे बता दीजिएगा कि आर्टिकल जो 44 है वो किससे संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 44 किससे संबंधित है। और भारत में सबसे पहले UCC कहाँ पे लागू हुआ, ठीक है ना। UCC कहाँ पे लागू हुआ सबसे पहले, कौन सा राज्य था, ठीक है। दोनों बताइए डेट के साथ में, कमेंट में लिखिए, आपको ये जरूर लिखना है। और नेक्स्ट बताइए आपको किस वीडियो पर टॉपिक चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आप कमेंट में लिख दीजिए कि भैया हमें इस वीडियो पर टॉपिक चाहिए, तो बता देना। फिलहाल मैं ये
जो एग्ज़ाम हुआ उसके हैं, और जो लेटेस्ट एग्ज़ाम होते रहेंगे मैं आपको आंसर की ऐसे ही जीके के क्वेश्चंस डालता चाहूँगा। आप कमेंट में इन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर लिखिए और आप अपना सजेशन दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।